हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में सीजीपीएससी की सी सेट के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि एसी यस सिविल इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण रूप से रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसी के जैसा सीजीपीएससी सी सेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, हमने पहले पार्ट में 22 तक के क्वेश्चनों को हल किया था। अब 22 से लेकर फेवरेट टैंक के क्वेश्चनों को हल करेंगे। इसमें देखते हैं कि जो सीजीपीएससी का जो सी सेट हमारा है, उसमें रीजनिंग से 30 से 35 क्वेश्चन और मैथ से भी 30 से 35 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और इसी के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हम अच्छे से बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण रहेगा और यह एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 22 से 23 का उत्तर देना है। राम एवं श्याम हॉकी एवं वॉलीबॉल में अच्छे हैं। यदु एवं राम हॉकी कबड्डी में अच्छे हैं। मधु एवं श्याम क्रिकेट एवं वॉलीबॉल में अच्छे हैं। यदु, मधु और मोहन फुटबॉल एवं कबड्डी में अच्छे हैं। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो सर्वप्रथम हमें प्रश्नानुशासन विश्लेषण करना होता है। तो हम विश्लेषण में पहले हम खेल का नाम लिख लेते हैं। और इधर जैसे कि हॉकी हो गया, यहाँ पर जितने भी हमें खेल है, यहाँ पर हॉकी दिया है, वॉलीबॉल दिया हुआ है, फिर यहाँ पर यदुराम के बारे में हॉकी तो हो गया, कबड्डी दिया हुआ है, फिर यहाँ पर क्रिकेट की बात की जा रही है, वॉलीबॉल मैंने लिख लिया, वॉलीबॉल लिख लिया है, इसके बाद फुटबॉल और कबड्डी भी लिख लिया। तो जितने भी हॉकी, फुटबॉल और क्या होता है, कबड्डी हो गई, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इन सभी चीज़ों को एक खेल के नाम से हमने लिख लिया। उसके बाद ऊपर में हमने नाम लिखिया राम, जैसे कि यहाँ पर नाम दिया है, राम है, श्याम है, इसके बाद यहाँ पर यदु दिया हुआ है, राम तो मैंने लिख लिया, फिर हमने श्याम भी लिख लिया है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या लिखा है, मोहन, और मोहन श्याम लिख लिए हैं। इसके बाद हमें एक मोहन भी आता है, तो इससे मधु के बाद मोहन को भी हमने सबको यहाँ पर इंडिकेट कर लिया। अब जैसे जैसे प्रश्न में बताया गया है, हमें जस्ट वैसे ही करना है। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से हो रही हैं। तो बात किया जा रहा है कि निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसको आंसर देना है। तो यहाँ पर लिखा है कि राम और श्याम हॉकी एवं वॉलीबॉल में अच्छे हैं। तो यहाँ देखिए, राम यहाँ पर है और क्या है, श्याम, दोनों की बात की जा रही है। तो राम और श्याम किस में अच्छे हैं, हॉकी एवं वॉलीबॉल में। तो हॉकी यहाँ पर देखिए तो राम भी है और श्याम भी है, और वॉलीबॉल में भी है, तो यहाँ पर वॉलीबॉल में भी लगा दिए टिक, और इसे भी हम टिक कर दिए। अब जो क्वेश्चन है, यदु एवं राम हॉकी एवं कबड्डी में अच्छे हैं। यदु यहाँ पर देखिए है और राम यहाँ पर है। अब क्या बोलता है कि यदु एवं राम हॉकी एवं कबड्डी में, यदु देखिए हॉकी में अच्छा है, तो हॉकी वाला जो सीजन है यहाँ पर दिखा दिए। अब बोलता है कि राम कबड्डी में भी अच्छा है, तो राम को कबड्डी में भी टिक कर दिए। तो इस प्रकार से नेक्स्ट देखिए, मधु एवं श्याम क्रिकेट एवं वॉलीबॉल में अच्छे हैं। मधु एवं श्याम, मधु देखिए यहाँ पर है और श्याम यहाँ पर है, तो क्या बताएगा, मधु एवं श्याम क्रिकेट एवं वॉलीबॉल में अच्छे हैं। तो यहाँ पर देखिए मधु क्रिकेट में भी अच्छा है, तो क्रिकेट में मधु को हम यहाँ पर देखिए टिक लगाएंगे। इसके बाद क्या है, श्याम को बताया गया है कि श्याम जो है आपके वॉलीबॉल में भी अच्छे हैं, तो श्याम को जो है वॉलीबॉल में भी अच्छे हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर वॉलीबॉल में हम श्याम को भी टिक हमने लगा दिया। इसी प्रकार से देखिए, यदु, मोहन और जो है मोहन जो है फुटबॉल एवं कबड्डी में भी अच्छे हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यदु जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये मोहन, मधु यहाँ पर है और मोहन यहाँ पर है। तीन सभी चीज़ों को, फुटबॉल और कबड्डी में तीनों अच्छे हैं। तो यहाँ पर देखिए फुटबॉल यहाँ पर दिया हुआ है, तो फुटबॉल में इन्होंने लगा, मोहन को, यदु को भी लगा दिए, और मधु और यदु को दोनों को लगा दिए। इस प्रकार से हम प्रश्न का विश्लेषण कर लेते हैं। तो हमें सीजी जो पीएससी एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में जो सी सेट आता है उससे अच्छे क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा अभी 14 जो फरवरी का एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला यह आईएमपी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप क्या करना है, लाइक करना है। आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा इसमें मनोबल बढ़ता रहे और इसी प्रकार के हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। तो इस प्रकार से हमने पहले विश्लेषण कर लिए। अब देखिए, हमको इसमें देखना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन जो हमारा 22वां क्वेश्चन है, बताता है कि हॉकी और क्रिकेट और वॉलीबॉल में कौन अच्छे हैं। यहाँ पर बात की गई है इसमें कौन अच्छे हैं। तो देखिए, हॉकी यहाँ पर है, ठीक है, क्रिकेट कहाँ पर है, यहाँ पर है, और क्या है पूछा है, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल कहाँ पर है, यहाँ पर है। तीनों को हमने टिक लगा लिया। अब देखते हैं कि तीनों में कौन है अच्छा है। तो यहाँ ऊपर में विश्लेषण में स्पष्ट है कि हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल में श्याम अच्छा है।
तो श्याम का हम यहाँ पर देखिए पैराग्राफ देख पा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि हॉकी जो खेल है श्याम ने खेला है, वॉलीबॉल में भी अच्छा है और क्रिकेट में भी अच्छा है। ये तीनों चीज़ में अच्छा एक ही पर्सन है। कौन पर्सन है? वह श्याम नाम का व्यक्ति है जो तीनों चीज़ों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए श्याम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही हम प्रश्न का विश्लेषण चार्ट या पैराग्राफ तैयार कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम आसानी से बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कबड्डी। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है कबड्डी और क्या होता है क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल में कौन अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए 4 चीज़ों में बताया गया है। तो जैसा कि हमने पैराग्राफ में आपको दिखाए हैं कि कबड्डी जो है, कबड्डी क्रिकेट फुटबॉल ये चारों में अच्छा है। तो कौन सा व्यक्ति अच्छा है? तो मधु सभी में अच्छा है। तो यहाँ पर मधु को आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये मधु का यहाँ जो पैराग्राफ जाता है, ये देखिए वॉलीबॉल में भी अच्छा है, कबड्डी में भी अच्छा है, क्रिकेट में भी अच्छा है और फुटबॉल में भी अच्छा है। तो इस प्रकार के यह जो पर्सन है मधु, ये 4 चीज़ों में सभी में अच्छे हैं, इसलिए हमें 4 चीज़ों वाला को आंसर राइट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया है, व्याख्या में इसे देख सकते हैं, कबड्डी फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल में मधु अच्छी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24वें नंबर पर। क्या बताया गया है 24वें नंबर की एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 से क्या है, 3 से अधिक है यदि अंश में 7 जोड़ दिया जाए तथा हर में 2 घटा दिया जाए। याद रखिएगा क्या बताया गया है कि एक जो है 24वें क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। एक भिन्न है और उसके अंश में, ठीक है, उसके अंश से 3 अधिक है यदि अंश में 7 जोड़ दिया जाए तथा हर में 2 घटा दिया जाए तो हमें 2 प्राप्त होते हैं। तो भिन्न के अंश और हर का योग क्या होगा। क्वेश्चन भिन्न और अंश और हर का योग पूछा है। तो यहाँ पर देखिए हमें इसको प्रकार के क्वेश्चनों को बनाने के लिए हमें देखिए x मानना पड़ेगा और x जो हमारा ये हर हो गया, हर बाई अंश होता है, किसी भी भिन्न में हर बाई अंश होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। ये हर हो गया और इसका जो नीचे का जो पद होता है वह अंश का कार्य करता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि प्रश्नानुसार यहाँ पर दिया है कि किसी एक भिन्न है जिसके हर अंश में 3 अधिक है, तो x हमने हर ले लिया और अंश में 3 अधिक है तो x प्लस क्या हो गया 3 को हमने ले लिया। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया है कि x प्लस 7/x+3 - 2 और यदि अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो उसके में x प्लस क्या होता है 7 जोड़ दिया जाए और उसको 3 घटा दिया है, फिर वो कहता है कि हमें 3 घटा दिया जाए। तो इस प्रकार का समीकरण बनता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि अब समीकरण को बस हल कर देना है, यहाँ देखिए 3 गुणा करेंगे तो इधर 1 यहाँ देखिए छुपा हुआ है 1 से कर देंगे और 2 इधर इसका गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप क्वेश्चन बनाते हैं, इसके देखिए 3 में से 1 गया तो 1 यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो अंश और हर का अंश निकाल लिए, हर निकाल लिए, तो अंश और हर का जो योग पूछा है तो हम योग को भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है। इस प्रकार के मान ज्ञात करने के लिए कभी कभी दे दिया जाता है। तो रूट में दिया है कि -3√2 प्लस क्या होता है रूट में 1 + 6, रूट में 11 + 6 √2 6 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि हमें सर्वप्रथम जो भी ब्रैकेट दिए हैं उन ब्रैकेटों को तोड़ना होता है। तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया है सर्वप्रथम 11 + 6 + 2 को हम यहाँ से निकाल लिए हैं और इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, 11 + 2 और ये 6 को 2 × 3 के हम भाग कर सकते हैं। इसी प्रकार से 11 + 2 × यह 3 जो है अगर हम रूट में 9 लिख सकते हैं, 3 को रूट में 9 लिख सकते हैं और इंटू यहाँ तो रूट दोनों है, इन दोनों का बताइए एक इसका फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो रूट 9 है उसे हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, प्लस में रूट 2 को भी ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं। इस प्रकार समीकरण करने के लिए थोड़ा सा इसमें बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, तो इस प्रकार से आंसर हम ला सकते हैं। ठीक है, चलिए इसकी और महत्वपूर्ण व्याख्या करेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ों को मान रखना होता है, उसको पुट करेंगे। तो ये इस प्रकार के CGPSC में तो आता नहीं है, बट आप सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। CGPSC का ट्रेंड अब थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। तो यदि x का पावर 1/3 + y का पावर 1/3 = z का पावर 1/3 है, तो x का पावर 1/3 प्लस क्या होता है z का पावर की बात करता है, तो इसमें होल क्यूब भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से होल क्यूब यहाँ पर लगा है, होल क्यूब यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से आपको क्या करना होगा, देखिए x + y + 3x का 1/q हो जाएगा। इसका जब हम जो
किसी भी के होल क्यू का फार्मूला है, तो यहाँ पर देखिए होल क्यू के फार्मूला को पुट किया गया है और उसके बाद ये 0 आता है। उसी प्रकार से -27x हो जाता है। ठीक है, दी गई संख्या श्रृंखला के अलग तरह की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें संख्याओं का श्रृंखला ज्ञात करने की बात की गई है। तो इस प्रकार के श्रृंखलाओं को कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में देखिए दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर 22 है, 23 है, 27 है, 36 है, 58 है और 57 है। 30 प्रकार के जो श्रृंखलाएँ होती हैं उनको हल करने के लिए हमें सर्वप्रथम देखना होता है कि उन सभी के बीच में कितना गैप हो रहा है और उसमें कौन सी श्रृंखला कार्य कर रही है। जैसे कि हम यहाँ पर व्याख्या में देख पा रहे हैं कि जो 58 का क्वेश्चन था, यहाँ पर गलत संख्या क्या है भाई, यहाँ पर 22 है, 23 है, 27 है, 36 है, 52 है, 57 है। तो इसमें कौन सा है, तो यहाँ देखिए +1 जोड़ दिया, यहाँ पर +4 जोड़ दिया, +9 जोड़ दिया, +16 और +25 है। तो यह किस प्रकार की संख्याओं का योग बन रहा है। तो अब इन दोनों का जब हम गैपिंग निकालते हैं तो +3 हो जाता है, +5 हो जाता है, +7 और +9। तो इस प्रकार से चीज़ों को क्या किया गया है, ये विषम संख्याओं को लिया गया है। तो ये विषम जो संख्या है, यह विषम संख्या की श्रृंखला यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें जब श्रृंखलाओं को किसी भी संख्याओं को उनकी गैप निकालते हैं कि कितना इसमें डिफरेंट है, 23-27 में कितना डिफरेंट है, 27-36 में कितना डिफरेंट है, 36-52 में कितना डिफरेंट है और 52-57 में 77 में कितना डिफरेंट है। अब इन डिफरेंटों के बाद भी अगर हमें अच्छा सा कोई श्रृंखला नहीं मिल पा रहा है तो फिर हम उसके डिफरेंट निकालेंगे। ठीक है, जैसे ही हम बड़े किसी भी श्रृंखला का जब हम निकालते हैं तो उसमें हमें 1 से 2 बार श्रृंखलाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सर्वप्रथम हम इसमें देख रहे हैं कि जब 22 और 23 का डिफरेंट हम निकाले तो +1 हो गया, +4 यहाँ पर हो गया, +9 हो गया, +16 हो गया, +25 हो गया। इसमें हमें किसी भी श्रृंखला का कोई अनुमान नहीं लगा रहे हैं और कि यह पता नहीं चल रहा है कि यह किस श्रृंखला में है, कैसे है। फिर से हम यदि यहाँ पर निकाले तो +3 हो गया, +5 हो गया, +7 हो गया, +2 हो गया। तो इस श्रृंखला का एक अच्छा श्रृंखला हो गया। जहाँ पर 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रृंखला में प्राप्त हो गया और इसी के आधार मानते हुए हम नेक्स्ट जो हमारा अंक है जो 77 ये आंसर हमें प्रोवाइड हो जाता है। 3 चीज़ों का भी हम ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाए तो एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उस खर्च में किसी तरह की वृद्धि ना हो। तो 28वां जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे कि यदि किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाए तो एक उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके खर्च में किसी तरह की वृद्धि ना हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है कि 20% ये लाभ हानि के क्वेश्चन है। इस प्रकार को सॉल्व करने के लिए उपभोक्ताओं को अपनी खपत के बचत को कितने प्रतिशत में वृद्धि करना है। तो यहाँ पर दिखा है कि अर्थात 100 में -120 हो जाता है। इस प्रकार से हम देख पाएंगे कि यहाँ पर अर्थात 100 मैंने मान लिया तो 20% होगा तो 120 हो जाता है। और यहाँ पर बात की गई है कि 5 और 6 तो 20 पंचे 100 होता है और 20 छक्का 100 होता है। तो 5 अनुपात यहाँ पर अगर हम 20 से हम भाग देते हैं तो इस प्रकार को मान लिया जाता है। और हम जानते हैं कि जब प्राइस जो होता है वह क्या होता है, समानुपाती 1/, क्या होता है, C यानी कि क्रय मूल्य के समानुपाती होता है। तो इसी प्रकार से यदि 6 में -1 अगर कर दें तो 1/6 आता है 100%, यानी कि जो 6 का 1/6 का इंटू 100% अगर करेंगे तो उसका कितना आता है 16 जो होता है 2/, क्या होता है 3%, 16 2/3% आ जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी कुट भाषा को ग्लोसरी को इतना के रूप में तथा जियोग्राफी को इतना के रूप में लिखा जाता है तो जियोलॉजी को इस कुट भाषा में लिखेंगे। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। जैसे जैसे आपको प्रश्न में बताया गया है वो आपको जस्ट वैसे ही करना होता है। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए पहले आपको जो दिया है उसे को स्पष्ट रूप से लिख लेंगे। जहाँ पर दिया है जियोग्राफी दिया हुआ है, अब जियोग्राफी को हम क्या करेंगे, लिखना है। ठीक है, जियोग्राफी का देखिए यहाँ पर 9 दिया हुआ है। ये सभी अंकों को जस्ट उसके नीचे लिखना है। यहाँ पर देखिए जस्ट इसके नीचे लिख दिया गया और जियो ग्लोसरी को भी जस्ट उसके नीचे लिख लेना है। इसी प्रकार से जब हम जो हमारा शब्द है जी का यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है 9 का प्रयोग है तो 9 लिखेंगे। ई का यहाँ पर देखिए 1 का प्रयोग है, ओ के लिए 5 का प्रयोग है, एल के लिए 7 का प्रयोग है और यहाँ पर ओ के लिए 5 का प्रयोग है। ठीक है, इस प्रकार से आपको शब्दों को मिलाकर लिखना होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। इस प्रकार के कुछ पर्सन या क्वेश्चन बन जाते हैं जो CGPSC और जो भी रीजनिंग के एग्जाम हो रहे हैं उन सभी क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा यह मेरे पिता के पिता की बेटी है, तो इस पुरुष का उस महिला के साथ कौन सा नाता है।
एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि यह मेरे पिता की बेटी है, तो इस पुरुष के उस महिला के साथ कौन सा नाता है। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं उसको बनाने के बहुत ही आसान तरीके होते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देते हैं तो अपने रिलेटेड को, संबंधियों को अपने आप में रखिए। जैसे पिता के पिता क्या होती है, दादा, और दादा की बेटी अर्थात बुआ, अतः यह पुरुष उस महिला का क्या हुआ, भतीजा हुआ। तो अपने पर अगर किसी भी उसको रिलेटेड को लेते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आकृति प्रश्न आकृति प्रतिरूप को क्या है उसके बारे में बताया गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए ज़्यादा आपको परिश्रम की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज इंटर क्लॉकवाइज चल रहा है। जैसे कि हम यहाँ से लेते हैं, ये देखिए इसका जो है ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी है तो इधर देखिए आके ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और ये जो ऊपर वाला है ये क्या हो जाएगा, ऊपर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन, और ये वाला जो है कहाँ पर आएगा, ये देखिए यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा। ये इस प्रकार से देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे घूम रही है, यानी कि इंटर क्लॉकवाइज घूम रही है। इस प्रकार से घुमा, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा। तो इस प्रकार के जो आकृतियाँ होती हैं वो या तो क्लॉकवाइज घूम रही होती हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहती होती हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें यह देखना होता है कि जो भी चित्र में आपको आकृतियाँ दिया गया है उन चित्रों के आकृतियों को कैसे बनाया गया है और उसको कैसे घूम रहा है। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से यह क्लॉकवाइज घूम रहा है। और जैसे ही यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर पहले इस कोना में था, फिर इस कोना में हो गया, इस कोना से इस कोना में हो गया, इस कोने से यहाँ पर है तो यह डायरेक्टली इस कोना में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखिए इस पायदान में था तो इस बार यहाँ पर आ गया, और ए वाला यहाँ पर था उसको डायरेक्टली यहाँ पर 2 बार घूम जा रहा है। इसी प्रकार से ए वाला यहाँ पर था तो यह 2 बार घूम कर क्या हो जाएगा, इस पायदान में आ जाएगा। ए वाला एकदम देखिए राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर तो मैंने इसको बता दिया है। तो इस प्रकार के आकृतियों को मिलाने के लिए आते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। 1-2 बार आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा इसमें मनोबल बढ़े और आप सभी के लिए हम इस प्रकार से थोड़ा सा प्रयत्न कर पा रहे हैं। जो भी है, यदि थोड़ा सा भी आज आपको अच्छा लगता होगा तो ज़रूर लाइक शेयर करें। थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32 है। यदि 14,000 को x तथा y के बीच 3:4 के अनुपात में बांट दिया जाए तो y को मिलेगा। तो इस प्रकार के जो लाभ हानि अनुपात समानुपात से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा सा आप विवेक का प्रयोग करेंगे तो आसानी से बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पता है कि यदि 14,000 को x तथा y के बीच 3:4 के अनुपात में बांट दिया जाए तो y को मिलेगा, y को मिलेगा। तो यहाँ पर y का मान पूछा गया है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि 14,000 रुपये उसका क्या है, मूलधन या जो भी आप समझ सकते हैं रुपए हैं, उसको बताया जा रहा है इस अनुपात के माध्यम से कि 3:4 के अनुपात में बांट दिया जाए। 3:4 के अनुपात में बांट दिया जाए तो 3/4 इसे आसानी से लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। अब यदि हम y की बात यहाँ पर की जा रही है तो y में क्या होगा, 3 जो है यह ऊपर जाकर आपका जुड़ जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। y का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 और 3 7 जोड़ दें, दोनों का योग कर दें, और जो योग होगा वो किसके, या 4 जो है किसका अनुपात है, y का है। तो y जो है 7 y का है, तो हम y के निकालने के लिए 4 है तो y का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, और दोनों का योग कितना है, 7 है। जब इसके हम भाग करेंगे तो जो भी हमें प्राप्त होगा वो जैसे 8,000 यहाँ पर आंसर आ जा रहा है, वो क्या होगा, y का मान होगा। यदि इसी प्रकार से x का मान ज्ञात करना होता तो x का मान कितना है, 3 है, और दोनों का योग क्या है, 7 है। तो इसे हम 3/7 से इंटू करते तो हमारा x का मान आ जाता। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों से करने के लिए हमें थोड़ा सा भी विवेक का प्रयोग करेंगे तो आसानी से बन जाते हैं। रेलवे वाला क्वेश्चन और जलधारा वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों से प्रयोग करने के लिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बनेंगे। तो हमारा जो यह हल है, यहाँ पर दिखा गया है कि एक जलधारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में एक व्यक्ति का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस व्यक्ति द्वारा धारा के बहाव के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर तैरने के लिए लगा समय क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, 8 घंटा।
तो हम जानते हैं कि धारा के विपरीत जाने पर व्यक्ति में सापेक्ष गति क्या होता है, 6 - 2 इंटू क्या होता है, 4 किलोमीटर प्रति आवर होता है। समय दूरी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 32 किलोमीटर तैरने में लगा समय, तो 32 यहाँ पर हो गया, और इसका 4 किलोमीटर क्या है, उसकी औसत है। ठीक है, अरे औसत बोल रहा हूँ, सापेक्ष गति है। सापेक्ष गति का मतलब ये होता है कि एक जलधारा के वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जलधारा में एक व्यक्ति का वेग क्या है, 6 किलोमीटर घंटा है। तो इसको अगर हम सापेक्ष की बात करेंगे तो ये 2 किलोमीटर क्या है, इधर जा रही है, और ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर बह रही है, और ये जो है आपके 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है या चल रही है। तो इसका वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका अगर हमें सापेक्ष निकालना होता है तो इसका सिंपल फार्मूला है कि जितना अधिक जो है उसमें से हमें घटा देना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से याद करना होगा कि सापेक्षता की बात जो की जाती है वह एक महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम समझ रहे हैं कि एक जलधारा का वेग है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में एक व्यक्ति का वेग क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान से दीजिएगा, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब इसे हम आपको याद करना होगा कि जब भी किसी सापेक्षिक गति की बात की जाती है, जब हम क्या करते हैं, किसी वेग की बात की जाती है सापेक्ष लगने की, तो उसमें से हमें घटाना होता है। इस पर से अगर हम 6 में से 2 घटाएं तो यह क्या हो जाएगा, 4। इसकी क्या होता है, विपरीत जाने पर व्यक्ति की सापेक्ष गति। तो हमें इस प्रकार के जब क्वेश्चनों को हल करना होता है तो विपरीत जाने वाले व्यक्ति की सापेक्ष गति को याद करना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया है कि 6 - 2 को क्या हो गया, उसकी 4 किलोमीटर प्रति आवर एक सापेक्ष गति है। अब यदि हम इसी का बात करें कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, तो इसे हम दूरी बटे चाल याद कर लिए। तो इसमें हम बात करेंगे कि 32/4 यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसका हम क्या कर लेंगे, समय निकाल लेंगे। तो यहाँ पर समय पूछा गया तो समय बराबर दूरी बटे चाल, जैसे हमें दूरी पता हो गया, चाल पता हो गया, तो आराम से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर 8 घंटा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसे भी हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार के समीकरण दिए रहते हैं। 34 में दिया है a + b - 2c के होल क्यूब प्लस b + c - 2a के होल क्यूब प्लस c + a - 2b का होल क्यूब को गुणनखंडन में आपको गांठना है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि, तो मैथ का एक सवाल है कि हम जानते हैं पिछले अध्याय में पढ़ा था, इस प्रकार के काफ़ी आपको सुनने को देखने को मिल जाता है। तो मैथ का यह एक फार्मूला है कि मैथ को आपको कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इस मैथ को समझ सकते हैं या बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बता दिया है कि हम जानते हैं, अब जो व्यक्ति नहीं जानता है वो इस क्वेश्चन को कैसे बना पाएगा। तो इसी प्रकार के जो फार्मूले होते हैं इन्हें हमें याद रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैथ में कॉन्सेप्ट के साथ आपके कुछ फार्मूले जो बेसिक फार्मूले होते हैं, जो परिमेय होते हैं, उन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम प्रैक्टिस के माध्यम से ही समझ पाते हैं। देखिए क्वेश्चन में ही हल छुपा होता है, बट इसके क्या होते हैं कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी वो कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है या क्या कहने को बोल रहा है, उस चीज़ को हम पकड़ पाते हैं। जैसे कि इस फार्मूले में हम जानते हैं कि x + y + बराबर 0 हम या आसानी से लिख सकते हैं। और ये एक फार्मूला ये भी है कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब का जो फार्मूला होता है वो = 3xyz के बराबर होता है। तो इस प्रकार से जो भी xyz हमने मान लिया और उन फॉर्मूले को पुट कर दिया, और जैसे ही हम पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्लियरली आ जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट के साथ फार्मूले भी याद होने चाहिए। अब देखिए tan थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 2 हो तो √3 tan थीटा प्लस √3 कोट थीटा का मान क्या होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12th में तो सभी लोगों ने बहुत ही पढ़ा होगा, ये इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस प्रकार के जो CGPSC तो पूछता नहीं है, बस इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपको मान याद होना चाहिए कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है जी। इस प्रकार से एक चार्ट के मान होता है, इसको मान को याद करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 मीटर या 10 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे एक समतल सतह पर लंबवत सीधे खड़े हैं। यदि उनके सतही नीचे हिस्से के बीच 8 मीटर की दूरी हो तो उनके शीर्ष हिस्से के बीच कितनी दूरी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए भी थोड़ा सा हमें बेसिक के लिए है। CGPSC की दृष्टि से इस प्रकार का सिलेबस नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हुए, ठीक है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ये देखिए CGPSC इस प्रकार क्वेश्चन पूछ देते हैं कि एक हाल में 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, तो यदि इसके फर्श और छत के क्षेत्रों का योग उसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो तो इसका हाल का आयतन घन मीटर में क्या होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया है। तो फर्श का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल इसका क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई आपको याद होगा, और लंबाई में लगे दीवार का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यह आपको लंबाई गुणित ऊंचाई होता है।
और चौड़ाई में लगे दीवार का क्षेत्रफल की बात करें तो चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इस प्रकार से आपको यह फॉर्मूले थोड़ा सा ध्यान रखे होंगे और एक दो बार बनाए होंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। जो CGPSC में उतना तो पूछता नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जो CGPSC CSET की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस प्रकार के कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पाइप A तथा B किसी टंकी को क्रमशः 5 घंटे एवं 6 घंटे में भर सकते हैं, तो पाइप C से इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ ही खोल दिए जाए तो यह टंकी भर जाएगी। A की कार्य क्षमता की अगर हम बात करें तो क्या होता है 1/5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। B की कार्य क्षमता की बात करें तो 1/6 होगा और C की कार्य क्षमता की बात करें तो 1/12 होगा। यदि तीनों पाइप एक साथ खुले हों तो संयुक्त कार्य क्षमता क्या होगी, इसकी बात की गई है। तो इसका देखिए तीनों पाइप एक साथ खुले हों तो संयुक्त कार्य क्षमता को, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। सभी को क्या करना होता है, जोड़ देना होता है। जैसे कि यहाँ पर पहला में दिया है कि 1/5, 1/6 माइनस 1/12 इसकी कार्य क्षमता की। माइनस यहाँ पर क्यों लगाया जी, यहाँ पर क्वेश्चन में डिटेल आपको दिया गया है कि पाइप A और B किसी टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं और C इसे 12 घंटे में खाली कर देता है। खाली करने का मतलब क्या हुआ, माइनस का प्रयोग किया गया यहाँ पर। अब देखिए ऋण चिन्ह जो है, क्योंकि पाइप C टंकी खाली कर रहा है इसलिए यहाँ पर ऋण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब देखिए इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे तो इस प्रकार से जैसे म से निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम नहीं, महत्तम समापवर्तक इसका निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 + 10 माइनस क्या होता है 5 × 17/60 हो जाता है। अब इसको हम टंकी में भरने में लगा समय जो है 17/60 को हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से 3 सही 9/17 घंटे। तो इस प्रकार से जो आ गए आंसर आपके। अब देखिए 41 क्वेश्चन में इस प्रकार से पड़ोसियों के साथ तथा क्यू से बाएं से तीसरा में है तो टी के साथ दाएं में चौथा कौन होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान रहते हैं। एक क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना होता है, थोड़ा सा आपको विवेक का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ही आप सोच लीजिए कि आपने ही फ्रेंड है, यानी किसी फ्रेंड को इस प्रकार से आप बैठा सकते हैं कि किस प्रकार का है। श्याम राम से लंबा है, ठीक है, श्याम राम से लंबा है, यदु राम से लंबा है, तो मोहन भी इतना ही लंबा होगा जितना लंबा यदु है, लेकिन वह राम से लंबा है, इससे सबसे लंबा कौन है, तो यदु इसमें सबसे लंबा है। इस प्रकार का क्वेश्चन तो मैंने पहले भी बताया है कि किस प्रकार से बनना है। इस प्रकार से लाइनिंग आपको देना है, सभी के साथ बन जाते होंगे, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। देखिए रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन देखिए पूछ लिए जाते हैं। दी गई सूचनाओं को पढ़कर 44 से 47 यानी कि 44, 45, 46 और 47 4 क्वेश्चन इस प्रकार से, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना होता है। जैसे कि दिया है कि एक परिवार के सभी सदस्य A, B, C, D, E एवं F एक साथ यात्रा कर रहे हैं। B C का पुत्र है लेकिन B C का पुत्र है। B यहाँ पर पहले हम देखेंगे B, कहीं पर B लिख दिए। B किसका पुत्र है जी, C का, तो C क्या हुआ, पिता हुआ, तो यहाँ पर पिता लिखेंगे, इसको पुत्र लिख देंगे। नेक्स्ट क्या बताता है, C B की माता नहीं है। C जो है B की माता नहीं है तो क्या होगा, पिता है। वो पुत्र है तो माता नहीं है तो क्या होगा, पिता होगा। A एवं C से विवाहित जोड़े हैं, A एवं C से विवाहित जोड़े हैं। अब देखिए कहीं पर A है जो है C से जो है विवाहित जोड़े हैं, ठीक है, नहीं है, क्या बोल रहा है जी, यहाँ पर लिखा है कि B C का पुत्र है लेकिन C B की माता नहीं है तो पिता हुआ। और A एवं C से विवाहित जोड़े हैं, A एवं C क्या है, विवाहित जोड़े हैं। A यहाँ पर है और C यहाँ पर है, तो इसके प्रकार से यहाँ पर क्या है, पिता हो गए, ये पत्नी हो गई उनकी, तो विवाहित जोड़े हैं, उनकी माता हो गई, यानी कि B की माता हो गई, यानी कि पिता का जिससे विवाह होगा उसका माता हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट दिया है कि E C का भाई है। E जो है C का भाई है, E कहीं पर है जो C का भाई है, यानी कि पिता का भाई तुम्हारा क्या हुआ, चाचा हो गया, तो यहाँ पर भाई इधर लिख दिया चाचा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन लिखा है कि D A की पुत्री है। यहाँ पर कहीं पर D है जो किसकी पुत्री है, A की पुत्री है, तो यहाँ पर A हमने पत्नी को इंडिकेट किया था, यहाँ पर D पुत्री है। तब F और B का भाई है तथा F कहीं पर है, F यहाँ पर है, कहीं पर है, जो क्या होता है B का भाई है। तो अब पूछता है क्वेश्चन इस प्रकार से, हमने समीकरण में परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, तो पिता एक पुरुष हुआ, पुत्र एक पुरुष हुआ। अब बात करते हैं भाई एक पुरुष हुआ और यहाँ पर भी एक भाई पुरुष हुआ, तो 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं।
BCF क्या है भाई, और बी की माता कौन है, यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है बी, यहाँ पर देखिए बी की माता यहाँ पर क्या है, ए जो पत्नी है वह पिता का वह क्या हुआ, तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ए हो जाएगा। ए सी की पत्नी है और बी की माता है। ए के कितने बच्चे हैं, ए क्या है, एक माता है, उसके कितनी बच्चे हैं, यहाँ पर देखिए इसकी पुत्री है, इसका पिता का पुत्री, यहाँ पर भी पुत्री है और यहाँ पर भाई है। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे तो उसके तीन बच्चे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन महिला सदस्यों की एक जोड़ी है, महिला सदस्यों की जोड़ी है, निम्न में से कौन महिला सदस्यों की जोड़ी है, तो माता पुत्री का यहाँ पर दिया हुआ है ए और डी, यहाँ पर जो है माता पुत्री का जो दिया हुआ है ए डी उनकी बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो माता और पुत्री क्या हैं, यह महिला सदस्य हैं। तो इस प्रकार से माता पुत्री का यहाँ पर महिला सदस्य हो गया इसका राइट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48वें क्वेश्चन। यदि 12 पुरुष या 16 लड़के किसी काम को 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं तथा 13 पुरुष या 24 लड़के उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष या एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। 12 पुरुष 6 लड़के, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी कोई फार्मूले की यूज नहीं की जाते हैं। बेसिकली जो मैथ के स्टूडेंट थोड़ा सा भी अगर ध्यान केंद्रित करेगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि 12 पुरुष है तो 12 मेल यहाँ पर लिख लिया, 16 लड़के हैं तो वहाँ पर 16 जो बॉयज़ लिख लिए, और किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू 5 लिख लिया, यहाँ पर 5 दिनों में पूरा कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 पुरुष और 24 लड़के उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो चल रहा है वो 13 पुरुष है, 13 मेल लिख लिया, यहाँ पर देखिए 24 बॉयज लिख लिया, उसी काम को 4 दिनों में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि एक ही काम के आधार पर तुलना दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि एक ही काम को तुलना दिया गया है, प्रश्न से हम जो सेंस निकल रहा है, इसलिए दोनों को मानव दिवस यानी कि मैन डेज की तुलना करने पर, तो इस प्रकार से हम इसको जो मल्टीपल करते हैं तो 12 पंचे 60 एम हो गया और 16 पंचे 80 एम हो गया। ठीक है, अब 13 चौको 52 हो गया और 24 चौको 96 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डी हो गया। इसी प्रकार का जब आप लिखते हैं तो यम को क्या करना है, पक्षांतर करेंगे तो 60 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 8 एम बचेगा, और 80 में से 96 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 भी बचेगा, 16 बॉयज। अब देखिए मैन बाय अगर बॉयज लिखेंगे, आदमी हो गया और यहाँ पर लड़के हैं तो इसका 16 बाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए ज़्यादा भी परिश्रम की जरूरत नहीं पड़ता है, जो कि महत्वपूर्ण रूप से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यदि 12 पुरुष या 16 लड़के किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा 13 पुरुष 24 लड़के उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष या लड़के द्वारा दिए गए दैनिक कार्य का अनुपात होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले जैसे जैसे बताया गया वैसे हम इस एग्ज़ाम में करेंगे। 12 पुरुष किया, 16 बॉय किया, 5 दिनों में पूरा कर रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 13 पुरुष है, 24 लड़के हैं, 4 दिनों में पूरा करते हैं, 4 कर लिया। अब दोनों का मानों में एक ही दिन है इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या मल्टीप्लाई किया। इसके बाद जो है यहाँ पर 60 एम बॉयज़ होगा, और जो पुरुष में से हम क्या करेंगे, पुरुष को हटा देंगे और बॉयज़ में से बॉयज़ को हटा देंगे, तो 60 में से 52 जाएगा तो कितना होगा, 8 होगा, और 96 में से 80 जाएगा तो कितना होगा, 16 होगा। तो इस प्रकार से 16 बाई यहाँ पर 8 दिया हुआ है, और जब इसका अनुपात 2:1 हो जाएगा तो इस प्रकार के आंसर आपको बन जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। यदि x तथा 2y+3 2x+3 इस प्रकार के आते हैं क्वेश्चन, बट थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन है तो इसको हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, किसी लीप वर्ष में 13 जनवरी को रविवार हो तो मार्च का पहला दिन क्या होगा, शेष दिन 18 जनवरी। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। तो ठीक है, 91 क्वेश्चन जो गुफा ने चटा के कुटुम्बेश्वर गुफा में निकलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी के लिए इस प्रकार के नए नए वीडियो बनाते रहते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके।